हे गाइस सब तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है इशिता ने। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच इशिता फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड गाइस अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो आप मुझसे मेरे मेल पर आकर वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये बात 2018 की है। इशिता के घर में इशिता, उसके मॉम, उसकी डैड एंड छोटा भाई और एक छोटी बहन रहती है। इशिता का जो छोटा भाई था उसकी उम्र 6 साल थी और जो इशिता की बहन थी उसकी उम्र 12 साल थी। इशिता और उसकी पूरी फैमिली एक क्वार्टर में रहा करती थी जो कि गवर्नमेंट ने उन्हें दिया था, क्योंकि इशिता के जो डैड है वो हेड कांस्टेबल है। इशिता के जो ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर थे उनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी, इतनी पहले कि इशिता भी कभी अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर से मिल परिवार के साथ भोपाल में रहा करती थी। तो ये कुछ हालात थे उस टाइम 2018 में। और जो इशिता जब भोपाल में रहा करती थी उनके घर के थोड़ी सी दूर एक और घर था जो कि था इशिता के डैड के कज़न का। तो जो कज़न का घर था उसमें कज़न, उनकी वाइफ और उनके कुछ बच्चे ये सब रहा करते थे। और जो इशिता के डैड के कज़न है उनकी प्राइवेट जॉब हुआ करती थी और वहीं जो इशिता के डैड है उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। और गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में आप सबको पता है बहुत डिफरेंस है। मतलब आई डोंट नो है कि नहीं, बट जो लोगों का माइंड सेट है उस हिसाब से जो गवर्नमेंट जॉब है उसे बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। और इनके बीच भी ऐसा ही था, जहाँ पे भी ये सब जाते थे, पूरा परिवार जाता था, वहाँ जो इशिता के डैड है उन्हें बहुत प्रेज़ मिलती थी कि अरे वाह गवर्नमेंट जॉब ये सब। वहीं जो उनके कज़न है जिनकी प्राइवेट जॉब थी उन्हें इतनी ज़्यादा प्रेज़ नहीं मिला करती थी। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे इशिता के डैड से तो प्रेज़ हमेशा कम होती थी। और इशिता के डैड के इसी तरीके को देखकर जो वो कज़न की वाइफ थी ना, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जलन आ चुकी थी और इसी वजह से उनको कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करा करता था। वेल उनका नाम दिशा था, तो दिशा नाम आप थोड़ा याद रखना क्योंकि पूरी स्टोरी इन्हीं के ही अराउंड रिवॉल्व कर रही है। दिशा के अंदर सिर्फ जलन नहीं थी बल्कि दिशा का जो नेचर था वो भी कुछ खास अच्छा नहीं था। मतलब जो भी उनके गली के लोग थे, जो भी परिवार के लोग थे, वो दिशा को मोस्टली अवॉइड ही करते थे। उनके साथ ज़्यादा मिलना जुलना कोई भी पसंद नहीं करता था। दिशा का वैसा नेचर था कि बड़ा ना देखना, छोटा ना देखना, सबको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं देना, सबको सुना देना, कोई गलत काम, गलत छोड़ो कोई सही भी काम कर रहा हो उसमें भी जाके बे मतलब के मतलब पंगे लेना, जैसा होता है ना किसी किसी का नेचर, वैसा दिशा का नेचर था, जिसकी वजह से बड़े छोटे सब उसे बस अवॉइड ही करना चाहते थे। तो 2018 में इशिता के 10th के रिजल्ट आते हैं जिसमें इशिता ने टॉप किया होता है। जैसे ही ये सबको पता चलता है पूरे परिवार में मतलब खुशी हो जाती है, हर जगह खुशी का माहौल होता है, सब इशिता की तारीफ़ कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी जगह जो दिशा है उसके बच्चे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में थे नहीं, वो भी मतलब यही सब यहाँ वहाँ आवारागर्दी ये सब ही करते थे। तो जो बच्चे थे उनका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया होता है, बट वहीं दूसरी जगह इशिता का इतना अच्छा रिजल्ट आया होता है कि वो जहाँ पे भी जाती थी हर कोई उससे बहुत उम्मीद लगाया था, हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। और ये चीज़ें देखकर दिशा जो थी उसकी मतलब उसकी एक लिमिट थी वो पार हो चुकी थी, वो पेशेंस उसका टूट चुका था। और फिर दिशा डिसाइड करती है कि मैं उस पूरे परिवार को नहीं छोड़ूंगी, इस पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। अब तक सारे परिवार को ये पता चल चुका था कि दिशा एक अच्छी औरत नहीं है, मतलब वो एक आइडल वाइफ नहीं है, आइडल मदर नहीं है, और सबसे जो ज़रूरी बात है वो एक आइडल ह्यूमन नहीं है। वो सबका बुरा ही चाहती थी, जब भी उससे बात कर लो कुछ कर लो, वो एरोगेंट थी, वो मतलब हर बुरी जो चीज़ तुम बोल सकते हो वो उस औरत के अंदर थी। बट इतनी जानकारी काफ़ी नहीं थी। एक चीज़ थी जो पूरे परिवार को नहीं पता थी, वो ये थी कि दिशा को ब्लैक मैजिक भी आता है और वो ब्लैक मैजिक में इतनी हद तक घुस चुकी है कि शायद अगर वो ठान ले किसी को बर्बाद करना तो वो बर्बाद कर सकती है। और इस बार उसने ठानी थी इशिता और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद करने की। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, फिर एक दिन आता है जिस दिन रक्षाबंधन होता है और दिशा बिना बताए उस दिन इनके घर पे पहुंच जाती है। जैसा कि आप सबको बताया था मैंने कि हर कोई उन्हें अवॉइड ही करना चाहता है, दिशा को और उसकी पूरी फैमिली को ही अवॉइड करते थे, तो वो बिना बताए आ जाती है क्योंकि शायद उसे भी अंदाज़ा होता है कि अगर मैं बताऊंगी तो ये लोग बहाना बना देंगे। वेल जैसे ही ये लोग गेट खोलते हैं ये देखते हैं कि बाहर दिशा खड़ी है और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। अब ये सब उसे बोलते हैं कि अच्छा आप अंदर आ जाएँ प्लीज़। दिशा अंदर आती है, बैठती है। अब ये सब बस ये सोच रहे कि अचानक से आना, एकदम से मतलब बिना बताए आना, सब सही है ना। दिशा बोलती हाँ कुछ नहीं, आज रक्षाबंधन है तो मैंने सोचा आप सबको विश कर लूँ। तो सब बोलते ठीक है। सबको थोड़ा अंदर से ये भी लग रहा होता है कि ये अब यहाँ आई है तो कुछ तो ये करेगी, कुछ तो इसे चाहिए हमसे, बट किसी को ये नहीं पता था कि क्या चाहिए। और बस सब इसी सस्पेंस में खड़े हुए थे वहाँ पर। करीबन 5 मिनट हुए होंगे। दिशा बोलते हैं कि बस आप सबसे मिल ली
मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो मैं चलती हूँ। सब हैरान हो जाते हैं कि बस यहाँ आई, हाय हेलो बोला और चल पड़ी। सबको अजीब भी लगता है, लेकिन सब रिलैक्स होते हैं कि चलो ठीक है, अब जा रही है, जाने दो, कोई बात नहीं भाई, नहीं रखना ज़्यादा देर तक इसे यहाँ। तो ठीक है, दिशा जाने लगती है, जो मेन डोर होता है उससे बाहर निकलती है। तो इनके घर के बाहर क्या होता है, जो मेन डोर होता है उसके बाहर फिर पूरा आंगन होता है, और उसके बाद तुम घर से बाहर चले जा सकते हो। तो जैसे ही दिशा डोर के बाहर निकलती है, सब अंदर से ही बाय बाय कर देते हैं, क्योंकि कोई आंगन में आना नहीं चाहता था, क्योंकि उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी और दिशा के पास छाता था ही। तो वो भी यही बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग यहीं से मुझे सी ऑफ कर दो, मैं छाते में आराम से चले जाऊँगी, तो आंगन तक आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नहीं आता और दिशा वहाँ से चले जाती है। सबको अजीब सा लगता है कि ये आई और कुछ हंगामा नहीं हुआ, कुछ इसने फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछे, कुछ फालतू के टॉन्ट नहीं मारे, ऐसे कैसे हो सकता है। सबको अजीब लगता है, बट सब इग्नोर कर देते कि ठीक है, अब आई होगी, मे बी ऐसे ही सही में मिलने आई हो। तो दिशा चले जाती है, ये सब अंदर जाके सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, जो इशिता की मम्मी होती है, उनकी आदत होती है कि सुबह उठ के हर घर में, मतलब हर जगह में जाके झाड़ू लगाना। तो हर जगह झाड़ू लगाती है एंड फाइनली वो फिर बाहर जाके आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। जैसे वो आंगन में झाड़ू लगाने लगती है, उन्हें कुछ अजीब सा मिलता है, कुछ कपड़ा लाल कलर का। उन्हें समझ नहीं आता है किसने रखा है, कहाँ से आ गया। तो वो जाके देखती है, उस कपड़े को जैसे खोलती है, मतलब वो ऐसे गांठ मारी हुई थी उस कपड़े में, कपड़े को ये खोलती है और देखती है कि कपड़े के अंदर बहुत सारी हड्डियाँ होती है और कुछ बालों का गुच्छा सा होता है और काले रंग के 2-3 और कपड़े होते हैं। वेल, इशिता की मम्मी उसी टाइम वो पूरी चीज़ों को झाड़ू लगाकर साइड कर देती है और मतलब साइड में फेंक देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। अब 2 दिन बाद एकदम से इशिता की मम्मी का नेचर चेंज होने लग जाता है। इशिता की मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। कोई भी अगर कुछ भी गलती कर रहे तो उसे एकदम गालियाँ देने लग जाती है। मतलब अपने बच्चों को गालियाँ देना इज़ नॉट कॉमन, राइट। और ख़ासकर इशिता की मम्मी, जो कि आप करके अपने बच्चों से बात करती थी, इतने रिस्पेक्ट तरीके से बात करती थी, वो अब एकदम से गालियाँ देने लग गई है। और ये चीज़ें किसी को भी मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रही है। और एक चीज़ जो सबको अजीब लगती है वो होती है कि जब नॉर्मल नमाज का टाइम होता था, मतलब जैसे इनके आसपास ही कहीं मस्जिद भी था, तो जैसे आवाज़ें सुनाई दे देती है ना जब भी नमाज का टाइम होता है, तो जब वो टाइम होता था तब इशिता की मम्मी अपने बाल ऐसे पूरे खोल देती थी और रोने लग जाती थी। वेल, एक बार की बात है जब इशिता अपने छोटे भाई के साथ सो रही थी और रात के करीबन 1 या 2 बजे होंगे। अब इशिता को ऐसा लगता है कि कुछ तो हिल रहा है, बहुत ज़ोर से हिल रहा है। इशिता की एकदम से आँख खुलती है, तो जैसे बेड से ऐसे मुड़ के दूसरी साइड देखती है, वो देखती है कि वहाँ पे चेयर में उसकी मम्मी बैठी होती है, जिसके पूरे बाल ऐसे खुले हुए हैं और वो ऐसे इशिता को देख रही है। इशिता बहुत ज़्यादा डर जाती है। रात के 2 बजे मम्मी यहाँ क्या कर रही है और वो ऐसे बाल खोल के एकदम ऐसे क्यों देख रही है। इशिता ज़ोर से चिल्लाती है। उसके डैड भी आ जाते हैं और उसका भाई भी उठ जाता है। जो छोटी बहन होती है वो डैड के साथ सो रही होती है, वो भी उठ जाती है। ये सारे जैसे रूम में आते हैं, वो देखते हैं कि इशिता की मम्मी एकदम बाल ऐसे खुला करके हंस रही है, बहुत ज़ोर से हंस रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा और हंसते हंसते उनकी आवाज़ भी चेंज हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे एक नहीं बल्कि कोई मल्टीपल लोग एक साथ हंस रहे हो एक ही टोन में। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सब उस रूम से बाहर चले जाते हैं। इशिता के डैड जल्दी से रूम में कुंडी लगा देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। इशिता भी रोने लग गई है और उसके साथ जो उसका छोटा भाई है वो भी रो रहा है। इशिता के डैड बोलते हैं कि देखो, डरने की बात नहीं है, हम कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मम्मी ठीक हो जाएगी। आज ऐसे करो, दूसरे रूम में जाओ और वहाँ सो जाओ। सब ऐसा करते हैं, सब जाते हैं दूसरे रूम में। दूसरे रूम में तो सब चले जाते हैं बट सो कोई नहीं पाता। सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइट्स ऑन है, इशिता के डैड वहाँ पर है और सब बस डैड को पकड़ के रखा है। और इसी तरीके से पूरी रात बीत जाती है। अब सुबह होती है। सुबह सबसे पहले इशिता के डैड जाते हैं और वो पंडित जी से पूरी बात कर देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कुछ बताएं कैसे ये सब ठीक होता है। पंडित जी इन सबको एक धागा देते हैं जो कि इन्हें पहनना होता है। पंडित जी बताते हैं कि धागा पहनने के बाद सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बट सब ठीक नहीं होता। मतलब ये चीज़ें कम हो जाती है कि इशिता की मॉम का डांटना, गालियाँ देना और ख़ासकर रात को उठ के ऐसे देखना, ये सब ख़त्म हो गया। बट अब इशिता की जो मॉम है वो मतलब पूरे दिन सोती रहती है। जो कि हर दिन काम करती थी, यहाँ वहाँ घूमती थी सब कुछ, वो अब पूरे दिन सोती रहती है। और जब रात आती है तो जाग जाती है और बस रात को यहाँ से वहाँ घूम रही है। वो रात को मतलब काम करना ज़्यादा प्रेफर करती है, कभी झाड़ू ही लगा रही है, कभी कुछ, लेकिन रात को। सुबह पूरे टाइम वो सोती रहती है। और ऐसे ही दिन निकलते निकलते अब दिवाली का दिन आ जाता है। अब दिवाली का दिन है और जो इशिता के डैड है वो ड्यूटी गया है और ये सब पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं और ऐसे करते करते रात हो जाती है।
रात को इशिता के डैड का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि बेटा आज मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तो आप टाइम से सो जाना और खाना वाना खा लेना क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। इशिता कहती है ठीक है कोई बात नहीं। अब ये सब मतलब रात ही हो रही है लेकिन फिर भी अपने घर की सजावट ये सब कर रहे हैं। दिवाली का दिन आप सबको पता है, लाइट्स एंड ऑल सब लगी होती है राइट। तो ये सब अभी सजाने में लगे कि तभी इनके घर में एकदम से लाइट चली जाती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि एकदम से ऐसे पावर कट होना, और वहाँ पे पावर कट होना कोई कॉमन बात नहीं थी, मतलब बहुत महीनों में 1-2 बार ऐसा होता था। तो इशिता और उसकी बहन बाहर जाती है, बाहर जाके देखती है आंगन में, तो जो बाकी घर हैं उनमें तो लाइट आ रही होती है, मतलब सिर्फ इशिता के घर में लाइट नहीं है। जैसे वो अभी ये सब देख रही होती है कि उन्हें एकदम से उनके छोटे भाई के रोने की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ज़ोर से रोता है। ये सब एकदम डर जाती है कि क्या हुआ। इशिता अपनी छोटी बहन के साथ अंदर जाती है। जैसे ये अंदर जाती है, इन्हें दिखता है कि जो हॉल है उसमें इशिता की मम्मी बैठी हुई है, वो भी पूरे बाल खुले हुए हैं और ऐसे मतलब अजीब तरीके से बैठी हुई है और घुर्रा रही है। मतलब आवाज़ जो है वो वापस से वो आवाज़ ऐसी हो गई जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो। वो बस ऐसे जोर जोर से सांस ले रही है और कुछ गुर्रानी जैसी उनकी आवाज़ हो गई है। इशिता को एकदम से समझ आ जाता है कि ये मम्मी नहीं है, ये वापस इनके अंदर कोई स्पिरिट्स आ गई है। अभी इशिता इससे पहले कुछ समझे, उसे वापस उसके छोटे भाई के रोने की आवाज़ आती है। वो जब ध्यान से देखती है तो जो छोटा भाई होता है वो मम्मी की गोद में बैठा हुआ है और उसकी मम्मी ने उसके ऐसे बाल पकड़े हुए हैं, मतलब सर से उसके छोटे भाई को पकड़ा हुआ है और ऐसे घुर्रा रही है। ये देख के इशिता और उसकी बहन दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती है। इशिता की जो छोटी बहन होती है वो भी रोने लग जाती है, बट अब इशिता को ही संभालना था। मतलब उसके डैड नहीं थे, उसकी मम्मी पोजेस्ड थी, तो अब जो पूरी जिम्मेदारी थी वो इशिता के ऊपर थी। इशिता कैसे तो हिम्मत करके जाती है आगे और वो अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करती है मम्मी से। जैसे ही वो छुड़ाने लगती है, इशिता की मम्मी एकदम से इशिता का पूरा गला ऐसे पकड़ लेती है जोर से। जैसे ही वो इशिता को गले से पकड़ती है, जो इशिता का छोटा भाई होता है वो गिर जाता है और वो भाग के अपनी छोटी बहन के पास चला जाता है। और अब ये सब मतलब उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो छोटा भाई और छोटी बहन है वो इशिता को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे तो इन्हें भी समझ नहीं आता, मतलब वो इतनी स्ट्रांग है मम्मी, और उस टाइम तो पोजेस्ड भी है, उनके अंदर इतनी ताकत थी, बट स्टिल कैसे तो उनके हाथ से ये छूट जाते हैं और ये तीनों भागकर रूम के बाहर आते हैं और गेट लगा देते हैं, कुंडी लगा देते हैं और सीधा भागकर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। इन्हीं की कॉलोनी में एक मंदिर होता है हनुमान जी का, जहाँ पे हमेशा पुजारी जी भी रहते थे। तो जैसे वहाँ पे जाते हैं, पुजारी जी को बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमारे साथ चलें, और वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, मम्मी अजीब हरकतें कर रही है, मुझे लग रहा है वो पोजेस्ड है और वापस उनके अंदर कोई आ गया है, तो आप प्लीज़ चलें। पुजारी जी भी इनके साथ जाते हैं और जैसे ही ये वापस घर में पहुँचते हैं, ये देखते हैं कि वो रूम तो बंद है, बट जो इशिता की मम्मी है वो दूसरे रूम में सो रही है। ये आज तक इन्हें समझ नहीं आया आज तक कि उस रूम से निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं, तुम्हें गेट के थ्रू ही जाना पड़ रहा था। बट वो गेट बाहर से बंद था, कुंडी लगी हुई थी, बट वहीं उसकी जो मम्मी थी वो दूसरे रूम में सोई हुई थी। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि इशिता की मम्मी बाहर आई तो आई कैसे। तो इशिता के पापा थोड़ी देर में आते हैं। उन्हें जब ये सब चीज़ें पता चलती है, वो उसी टाइम डिसाइड करते हैं कि हम इशिता की मम्मी को भोपाल में ही एक मेहंदीपुर बालाजी नाम का मंदिर है, वहाँ पर लेकर जाएंगे, और वो इशिता की मम्मी को ले जाते हैं उस मंदिर में। जैसे ही इन्हें मंदिर में लेकर जाते हैं, वहाँ पे गुरुजी जो होते हैं वो इनका इलाज करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो मम्मी मतलब जो मम्मी जी होती है उन्हें एक जगह बिठाते हैं और गुरुजी कुछ तो पढ़ना चालू करते हैं। जैसे वो पढ़ना चालू करते हैं, एकदम से जो इशिता की मम्मी उनके अंदर कोई और आ जाता है, ऐसा लगता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो अपने हाथ पटक रहा है, वो अपना सर ऐसे मतलब मार रहा है दीवार में। कुछ समझ नहीं आ रहा है इशिता को, और इशिता और उसकी पूरी फैमिली बहुत दूर खड़ी है। ऐसा नहीं है कि पास नहीं है, वो दूर खड़ी हुई है। और जो गुरुजी है वो उनसे पूछते हैं कि कौन है तू, किसने भेजा है तेरे को, क्यों आई है। और वो उसी में ही जवाब दे रहा है कि मुझे उसे मारने के लिए भेजा है, मुझे उसे मारने के लिए भेजा है। और वो पूछ रहे हैं कि किसे मारने के लिए भेजा है। और तब वो बोलती है कि इसकी बेटी को, मतलब कि इशिता, इसकी बेटी को मारने के लिए भेजा है और मैं उसे मार के ही जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे बोलते हैं वो। और गुरुजी उनके ऊपर कुछ और ऐसे मतलब फेंकते हैं और कुछ पानी उन्हें पिलाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और फिर बेहोश हो जाती है। आधा घंटा हो जाता है बेहोश हुए। अब इशिता के डैड को लगता है कि शायद अब सब सही हो गया है, वो जो आत्मा थी वो तो चली गई है। तो वो आते हैं गुरुजी के पास और बोलते हैं, गुरुजी क्या हम इन्हें ले जा सकते हैं। तभी गुरुजी उन्हें देखते हैं और वो बोलते हैं कि अभी नहीं, इसके अंदर से एक आत्मा गई है, बट इस औरत के अंदर 7 आत्माएं हैं टोटल, और अभी सिर्फ एक गई है। और जो एक गई है वो उन 7 आत्माओं से सबसे वीक थी, इसलिए वो इतनी जल्दी चली गई। बट जो बाकी आत्माएं हैं
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गुरुजी बताते हैं कि मैं इन्हें एक साथ निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि एक साथ निकालूंगा तो जो इशिता की मम्मी है उनके मतलब चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि एक साथ इतनी एनर्जीज निकाल देना इज़ लाइक कि वो इतनी वीक हो जाएगी कि वो सह नहीं पाएगी ये सब। ये सुनकर पूरा परिवार बहुत ज़्यादा मतलब डर में, और बहुत ज़्यादा चिंता होती है सबको कि ये एकदम से क्या हुआ, कि मम्मी की डेथ भी हो सकती है, ये तो हमें नहीं पता था। गुरुजी बताते हैं कि चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दूंगा, तुम्हें वो फॉलो करनी है, और कुछ धागे दूंगा जो तुम सबको पहनने हैं और इन्हें भी पहनाना है, मतलब इशिता की मम्मी को भी पहनाना है। गुरुजी बताते हैं कि धागे और इन सब की वजह से वो कुछ नहीं करेंगे तुम्हें, तो डरने की बात नहीं है। बट जब तक मैं तुम्हें बोलूँगा तब तक तुम्हें हफ्ते में 2 बार इनको इस मंदिर में लेकर आना है, एक सैटरडे और एक ट्यूसडे। तो हफ्ते में ये 2 दिन होते हैं, सैटरडे और ट्यूसडे, जब इनको इस मंदिर में लाना है। और कॉन्टीन्यूसली कोई भी हफ्ता मिस ना हो जाए, कितना भी बड़ा काम हो, कुछ भी हो, तुम मिस मत करना। और जिस दिन ये ठीक हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, तब आप इन्हें मतलब चाहे तो उसके बाद ना ही लेकर आए तो भी चलेगा। और ऐसा ही होता है, हर हफ्ते इशिता के डैड छुट्टी करते थे और इन्हें लेकर आते थे सैटरडे और ट्यूसडे को। इशिता की मम्मी के अंदर से स्पिरिट्स निकालने के लिए 7 हफ्ते लग गए थे, इतना लंबा पूरा प्रोसेस चला था। हर हफ्ते एक स्पिरिट निकाली जाती थी, और जब भी वो निकलती थी सबको फील होता था कि इशिता की मम्मी और वीक हो गई है, और वीक हो गई है। और आखिरी के 2 हफ्ते तो इतने ज़्यादा वर्स्ट थे, मतलब कि इशिता की मम्मी चिल्लाने लग जाती थी, वो बोलती थी मैं नहीं जाऊँगी। ऐसा होता था कि जैसे 5 स्पिरिट्स निकल चुकी थी, और जो आखिरी की 2 थी वो बहुत पावरफुल थी। उन्हें ये पता चल चुका था कि ये हर हफ्ते इस बॉडी को, जो मतलब इशिता की जो मम्मी है उनकी बॉडी को लेकर जाते हैं और वहाँ निकालते हैं स्पिरिट्स को। तो जो बाकी जो आखिरी की 2 स्पिरिट्स थी वो एकदम से चिल्लाने लग जाती थी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं भाग जाऊँगी। और ये जो 7 हफ्ते थे इशिता की मम्मी को एक रूम में बंद करके रखा हुआ था, उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि सबको ये डर था कि कहीं वो भाग ना जाए, कहीं वो यहाँ से चली ना जाए। इसके लिए 7 हफ्ते तक इशिता की मम्मी को एक रूम में बंद करके रखा हुआ था। जो फाइनल हफ्ता होता है उस दिन वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रक्रिया करी जाती है, हवन टाइप करा जाता है, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल स्पिरिट होती है वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकती थी, और अगर आती भी तो ऐसा था कि मतलब इशिता की मम्मी को भी बहुत लॉस होना था, और वो लॉस ना हो इसी कारण से वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब हवन कराया जाता है। सब वहाँ होते हैं, सब वहाँ पर होते हैं, इशिता के डैड, इशिता, उसके छोटे भाई बहन, जो नेबर्स, वो सब वहाँ होते हैं। और फाइनली इशिता की मम्मी से वो जो आखिरी स्पिरिट होती है वो भी चली जाती है। जैसे वो जाती है, सबसे पहले गुरुजी आके इन्हें बोलते हैं कि तुम एक काम करो, जो अपना घर है जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पे भी मतलब किसी जिन का साया है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें एग्जैक्ट नहीं बता सकता किसने किया है, वो तुम्हें पता है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट तुम्हें पता है वो किसने किया है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि अभी जब जाओगे जो भी तुम ले सकते हो सब लो और घर चेंज कर लो। वो तो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तुम 1 मिनट भी उस घर में स्पेंड मत करो, क्योंकि तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा भी वीक है, और उसको वापस उस घर में ले जाओगे तो बहुत कुछ हार्म हो सकता है और बहुत विपदा आएंगी। ऐसे ही होता है। जो इशिता के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि सब बच्चे, मम्मी सब बाहर रुको, कार में ही उन्हें रोकते हैं, वो अंदर जाते हैं, जो मेन चीज़ें होती है सब एक साथ उठाते हैं और 15 मिनट में वो आ जाते हैं बाहर। लकीली उसी टाइम पे भोपाल में ही इशिता के जो डैड होते हैं उन्होंने अपना घर बनाया होता है, जो कि अभी पूरी तरह तो नहीं बना होता, बट इतना बन गया होता है कि तुम वहाँ पे रहकर मतलब वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो उसी टाइम से वो वहीं पे ही शिफ्ट कर लेते हैं, और अभी भी इशिता और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे ही रह रही है, और कभी भी उस जगह पे नहीं गई जहाँ पे इनका पुराना घर था, जहाँ पे वो दिशा रहा करती थी। मतलब उस जगह पे जाना तो छोड़ो, उस जगह का जिक्र करना भी इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि आज तक इशिता को ये डर है कि अगर मैं उस जगह का जिक्र करूँगी, अगर मैं दिशा का जिक्र करूँगी तो शायद मम्मी को कुछ हो सकता है, मम्मी के अंदर वापस कुछ आ जाए, कुछ मतलब जिस लड़की ने अपनी छोटी उम्र में ये सब देख लिया हो उसको ये डर होना लाजिम है। तो इशिता आज तक कभी भी, इशिता क्या पूरी फैमिली आज तक कभी भी ना तो उस जगह का जिक्र करती है और ना उस औरत का। तो ये थी गाइस इशिता की स्टोरी। तो आई होप गाइस कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।